तो हाय गाइज, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज से जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं वो जीएस की सीरीज है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएस की सीरीज है जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे जीएस पूछी जाती है, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप का हो, नेवी एसएसआर AA का हो, कोस्ट गार्ड का हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस आती है उसके हिसाब से यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप पूरा सेशन बहुत ध्यान से ज्वाइन करिएगा। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको रोज़ मॉर्निंग में 11 बजे मिल जाया करेगी, तो आप रोज़ इस सेशन को ज्वाइन जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो फ्रेंड्स, यह देखिए हमारा कि टेस्ट पेपर 1 है। और फ्रेंड्स, इसमें कुल दिखा दें आपको तो कुल 35 प्रश्न, 37 प्रश्न यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। कुल कितने प्रश्न है? 37 क्वेश्चंस है इसमें। और फ्रेंड्स, अगर आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमन एजुकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आप टेलीग्राम में जाकर कॉमन एजुकेशन सर्च कर सकते हैं। वहाँ से जाकर आप हमारे उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इसकी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी, और ऑप्शन नंबर डी हेनरी बेक्वेरेल। तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वह किया था आपका हेनरी बेक्वेरेल ने, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो हेनरी बेक्वेरेल कौन थे? तो हेनरी बेक्वेरेल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के साथ साथ गामा किरणों के भी खोज की थी, गामा रेज की भी खोज की थी। गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेक्वेरेल ने ही किया था। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था आपके इसमें ऑप्शंस नंबर सी, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने आपका एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। और अगला प्रश्न आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे वह आपके थे होमी जहांगीर भाभा जी थे। अब फ्रेंड्स, मैं आपके ऑप्शन पढ़ने में आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन लेते चलता हूं। तो कौन थे या 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा थे, परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष और उसके संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न है कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया? तो इस चीज़ से तो बच्चा परिचित है। तो E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का प्रतिपादन किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वह एक यहूदी मूल के जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन साइंटिस्ट थे? जर्मन साइंटिस्ट थे, जो कि बाद में अमेरिका में जाके बस गए थे। अमेरिका में जाके बस गए थे मतलब वहाँ रह गए थे। इन्होंने 1933 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1933 ईस्वी में सापेक्षिता का सिद्धांत, जिसे E=mc² कहा जाने लगा, दिया था। और इसके साथ साथ इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की थी, और इन्हीं के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कहाँ के थे? यह मूल रूप से जर्मनी के थे, लेकिन बाद में अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गए थे। और 1933 ईस्वी में E=mc² का प्रतिपादन किया था, जिसे सापेक्षिता का सिद्धांत कहा जाता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 5 नंबर में, सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था। तो अभी मैंने बताया सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पे स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। मतलब इसरो कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में स्थित है।
इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, यानी 1969 में 15 अगस्त में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष है। किसके? इसरो के। और इसरो कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है इसरो। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह 1930 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और इन्होंने ऐसा क्या दिया था जो इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? तो इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। कौन सा इफेक्ट? रमन इफेक्ट, जिसे हिंदी में रमन प्रभाव भी कहा जाता है। रमन प्रभाव दिया था, जिस कारण से इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 28 फरवरी को इन्होंने रमन प्रभाव को आविष्कृत किया था, यानी 28 फरवरी को इन्होंने रमन इफेक्ट को आविष्कार किया था। इस कारण हर वर्ष 28 फरवरी को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसी कारण हर वर्ष 28 फरवरी को हम लोग साइंस डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि विज्ञान दिवस के रूप में हम मनाते हैं इस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। और आपको बता दें कि इनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न से भी नवाजा गया, यानी कि सम्मानित किया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन को। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर प्रश्न है। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें, इसे देखा करें और बाद में लिखा करें। वहाँ से हो गया क्या कि आपके बहुत सारे फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। और डेली ज्वाइन करेंगे तो आपको एक खुद ब खुद अपने अंदर में ग्रोथ पता चलेगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज सबको पता होना चाहिए या कि रदरफोर्ड साहब ने की थी। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। कौन सा सीमा कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर है, किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो किस्कोग्राफ नामक यंत्र की जो खोज की थी वो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मार्कोनी से पहले भी बेतार प्रणाली को बताया था। कौन सी प्रणाली? बेतार प्रणाली। जानते ही होंगे आप, नहीं जानते हैं तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा गूगल करके कि बेतार प्रणाली होता क्या है। और इन्होंने ही सबसे पहले वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर बहुत सारे आश्चर्यजनक खोज भी किए और इन्हीं के नाम पर बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की गई, जगदीश चंद्र बोस के नाम पे ही। और इन्होंने ही किस्कोग्राफ नामक यंत्र की भी स्थापना की या खोज की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस यह कृति किसकी है? मेघनाथ साहा की कृति है, जिन्हें 30 वर्ष की उम्र में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे पढ़ाने का मौका मिला था। सबसे कम उम्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर पढ़ाने का मौका मिला था। और इनका महत्वपूर्ण योगदान, जो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसमें भी इनके बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किस थी? इंग्लिश वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी, जो कि एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे। 13 नंबर प्रश्न है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट साहब ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट कौन थे? तो आप सब परिचित होंगे। आर्यभट्ट जो थे एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे, और इन्होंने ही पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है सबसे पहले बताया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स
चैडविक ने 1932 में की थी और इन्होंने ही बताया था कि परमाणु के अंदर विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन रहता है। तो यानी न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स चैडविक को जाता है। 15 नंबर प्रश्न है आपका, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया आपका जॉन डाल्टन ने किया और इन्होंने ही गुणित सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। कौन सा सिद्धांत? अगर आपसे पूछे कि गुणित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो गुणित सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया जॉन डाल्टन ने ही गुणित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है आपका, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? 16 नंबर प्रश्न है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रचना है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की। चार्ल्स डार्विन यानी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम है, इनकी रचना है, इनकी पुस्तक है और इन्होंने ही स्पीसीज में विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्राकृतिक वर्णन नेचुरल सिलेक्शन का नियम भी इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 17 नंबर प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इसी दिन यानी 28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट का प्रतिपादन किया था और जिस कारण से उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? पहले मैं बता चुका हूँ, 1930 में। और इसी कारण हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरिक कैवेंडिश ने किया था। अंग्रेजी वैज्ञानिक किसने किया था? हेनरिक कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज, जो कि एक ब्रिटिश थे। 19वां प्रश्न है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की जो खोज की थी वो आपकी की थी विलियम हार्वे ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी और इन्होंने ही कारिकी एवं भूर्निकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विलियम हार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्सरे की खोज किसने किया था? तो आपको बताना है कि एक्सरे की खोज किसने किया था। यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, तो आप बता देना इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह 20-20 प्रश्न रोज करते चलेंगे तो बहुत सारे जीके के प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।